हेलो दोस्तों, मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब सा हो रहा था। मेरी पत्नी आधी रात को कहीं गायब हो जाती थी और उसके कपड़े कमरे में बिखरे हुए पड़े होते थे। जब मैं उससे पूछता तो वो कहती कि उसे कुछ याद नहीं है, या फिर कहती कि मुझे वहम हो रहा है। फिर एक रात मैंने उसकी जासूसी करने की ठानी। उस रात जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। पत्नी मेरे पिता के साथ, ये देखकर मेरा दिल टूट गया। लाख कोशिशों के बाद भी मैं उसे भूल नहीं पा रहा था जो कुछ मेरे साथ हुआ था। वह मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। उस घटना को सोचते ही मेरा दम घुटने लगता था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा। वह रात मेरी सारी खुशियां छीन कर ले गई थी। मैं इस दर्द और तड़प के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता था। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे इस धोखे का बदला लेना है। इंसान गुस्से और बदले की आग में किसी भी हद तक जा सकता है। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। बिना किसी बात की परवाह किए मैंने अपना मन बना लिया और फिर रात के अंधेरे में, जब सारे लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, मैं बेचैन था। मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिल रहा था। अपने इस दर्द से छुटकारा पाने और न्याय पाने के लिए मैंने उन लोगों को सजा देने का फैसला किया जिन्होंने मेरा चयन बर्बाद किया था। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए मैं अपने मिशन पर निकल पड़ा था। अगर कोई जान जाता तो वह मुझे रोकने की कोशिश करता, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। जो धोखा मुझे मिला था उसने मेरी आंखें खोल दी थी। अब मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। मैं जिस गुस्से और दुख के साथ घर से निकला और उस जगह पहुंचा, वहां जाकर जो मैंने देख वह अविश्वसनीय था। जिंदगी मुझे एक बार फिर नए मोड़ पर ले आई थी। मेरे ऊपर फिर से हैरानी के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि उस जगह पर तो मेरे पिता और पत्नी, मेरा नाम अजय है। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ जिससे उन्हें बेहद प्यार था। मेरे माता पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी के बाद तो उनका प्यार और गहरा हो गया था। जब मैं उनकी जिंदगी में आया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन मेरे पिता के परिवार वाले शादी से ज्यादा खुश नहीं थे। फिर भी मेरे पिता ने ठान लिया था कि अगर शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे जिससे वह प्यार करते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी खुशियों की उम्र बहुत छोटी होगी। शादी के केवल 5 साल बाद ही मेरी माँ मुझे और मेरे पिता को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। माँ के गुजर जाने के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी नहीं की थी। उनका कहना था कि वो अगले 7 जन्मों तक किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे पाएंगे और मेरी माँ का इंतजार करेंगे। उस दिन के बाद से हमारा परिवार, जो कभी बहुत खुशहाल था, बिखर गया था। हम हमारा वो छोटा सा गांव छोड़कर शहर आ गए थे। मेरे पिता अब उस गांव में नहीं रहना चाहते थे। उस वक्त मैं सिर्फ 5 साल का था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें वह गांव छोड़ना पड़ा जहां मेरी माँ की ढेर सारी यादें थी। लेकिन ये मेरे पिता का फैसला था। शहर आकर उन्होंने खुद को बहुत व्यस्त कर लिया था। जो भी पैसा था उन्होंने कारोबार में लगा दिया था। इस कारोबार में दिन बदन उन्हें खूब तरक्की मिली थी। अब 20 साल बाद हमारा नाम शहर के बड़े अमीरों में शुमार होने लगा था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन खुशियां जैसे हमसे मुंह मोड़ चुकी थी। मेरे पिता के अलावा मेरी जिंदगी में कोई और अपना नहीं था। वही मेरे लिए सब कुछ थे और उनके लिए भी। मेरी माँ के बाद अगर कोई था तो वह मैं ही था। मेरे पिता के कमरे में आज भी इतने सालों बाद मेरी माँ की हर चीज वैसे ही सहेज कर रखी गई थी जैसे 20 साल पहले थी। उनके कमरे में मेरी माँ की बहुत सारी तस्वीरें थी। मेरी माँ देखने में बेहद खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था। शायद यही वजह थी कि मेरे पिता ने उनके जाने के बाद उनका स्थान किसी और औरत को नहीं दिया था। वह उनसे इतना प्यार करते थे कि उनकी तस्वीरों से बातें करते थे और अपना सारा समय अपने कमरे में बिताते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस घर में उन्होंने मेरी माँ के साथ इतने खूबसूरत पल बिताए थे, उस घर में वह कभी भी वापस नहीं गए थे। जब से हम वो घर छोड़कर शहर आए थे, उन्होंने एक बार भी उस घर की तरफ पलटकर नहीं देखा था। वहां जाने की बात पर मेरे पिता हमेशा चुप हो जाते थे। अगर कभी मैंने उनसे उस पुराने घर जाने की बात की तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी और डर साफ झलकता था। ये डर किस चीज
का था, ये बात मैं कभी समझ नहीं पाया। जब भी मैं अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए घर में पूजा रखने की बात करता तो मेरे पिता उसमें भी शामिल नहीं होते थे। यहाँ तक कि वह कभी उनकी आत्मा की शांति के लिए मंदिर भी नहीं गए थे। आखिर ऐसा क्यों था? इतने बड़े घर में, जो किसी महल से कम नहीं था, वहाँ पूजा के लिए एक मंदिर तक मौजूद नहीं था। जब मैंने अपने पिता से ये सवाल किया तो वह यही कहकर मुझे टाल देते थे कि घर में कोई औरत नहीं है जो मंदिर की देखभाल कर सके और उसे आबाद रख सके। इस वजह से उन्होंने घर में मंदिर नहीं बनवाया, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा मंदिर खाली और उजाड़ रहेगा और उसकी देखभाल न होना गलत बात होगी। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो जाता था, लेकिन ये सवाल मुझे अक्सर परेशान करता था। घर में काम करने वाले नौकर तो थे जो बाकी घर की साफ सफाई और देखभाल करते थे, तो फिर वह मंदिर की देखभाल क्यों नहीं कर सकते थे? मगर उस वक्त मैंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हर महीने मैं शहर के सबसे बड़े मंदिर में जाकर अपनी माँ के लिए पूजा करवाता था। वहाँ मैं अनाथ बच्चों को खाना खिलाता और उनके बीच चीजें बांटता। मेरी माँ भी हर महीने मंदिर जाया करती थी, पूजा करती थी और इसी तरह अनाथ बच्चों की मदद करती थी। अगर आज वो हमारे साथ होती तो उस मकान को भी घर बना देती जिसमें मैं और मेरे पिता सिर्फ वक्त गुजार रहे थे। मैं बचपन से ही अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। मैंने कभी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन हर महीने जब भी मैं उस मंदिर में जाता था, एक लड़की मुझे हर बार वहां दिखाई देती थी। जिस प्यार और लगन से वह मंदिर में काम करती थी, उसकी साफ सफाई करती थी, वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। जाने क्यों उस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ भी अपनी जवानी में बिल्कुल ऐसी ही होंगी। ना चाहते हुए भी मैं उस लड़की के बारे में सोचने लगा था, और कब वो लड़की मुझे अच्छी लगने लगी इसका मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ था। वह जितनी सुंदर दिखने में थी, उसका दिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। वो हर आने जाने वाले की मदद करती थी और सबसे बहुत प्यार और सम्मान से बात करती थी। मुझे अपनी जिंदगी में किसी ऐसे ही इंसान की तलाश थी जो मेरे बचपन की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा कर सके और मेरी जिंदगी में रंग भर सके। धीरे धीरे मेरी उससे बात होने लगी और मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा। मैंने उसे ये बात छिपाई थी कि मैं एक बड़े अमीर परिवार से हूँ। मैंने उसे यही बताया था कि मैं भी उसकी तरह एक आम इंसान हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि एक आम इंसान समझकर वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। लेकिन उसने साबित कर दिया कि वो वाकई एक बड़े और अच्छे दिल की मालिक है। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। वैसे भी मेरे पिता ने अब तक मेरा रिश्ता कहीं भी तय नहीं किया था। मेरे लिए बड़े बड़े घरों से कई रिश्ते आए थे, लेकिन मेरे पिता हर बार यही कहकर मना कर देते थे कि अभी उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे लिए कोई लड़की नहीं सोची थी। इसलिए जिस लड़की को मैंने पसंद किया था, मुझे यकीन था कि मेरे पिता मेरी पसंद को स्वीकार कर लेंगे और इस रिश्ते के लिए हाँ कह देंगे। लेकिन उससे पहले अनीता की रजामंदी जानना बहुत जरूरी था। अनीता उसी लड़की का नाम था जिससे मुझे प्यार हो गया था, और अब वह भी मुझे वक्त देने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उसे भी मुझसे प्यार हो गया है। और फिर एक दिन मैंने उसे अपनी सच्चाई बता दी। मैंने उससे उसकी रजमंदी पूछी। पहले तो वह मुझसे इस बात पर थोड़ी सी नाराज हुई कि मैंने इतनी बड़ी बात उससे छिपाई, लेकिन मेरे मनाने पर वो जल्दी मान गई। उसने भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया और मेरा साथ देने का वादा किया। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैंने पहली बार किसी से प्यार किया था और बदले में वह लड़की भी मुझसे प्यार करती थी और मुझसे शादी करने के लिए तैयार थी। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी कि जिसे आप चाहे वह भी आपको चाहे। मुझे यकीन था कि मैं अनीता को अपनी जिंदगी में जल्दी शामिल कर लूंगा, क्योंकि मेरे पिता इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। उन्होंने बचपन से मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था और यह तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। अनीता ने एक अनाथ आश्रम में परवरिश पाई थी। अनीता के माता पिता का उसके बचपन में ही निधन हो गया था, इसी कारण उसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। लेकिन मैंने उससे वादा किया था कि आज के बाद उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। मैं उसे हर वो रिश्ता दूंगा जिससे वो बचपन से वंचित रही थी।
अब मुझे जल्द ही अपने पिता से इस बारे में बात करनी थी, ताकि मेरी और अनीता की शादी जल्दी हो सके और वो रुखसत होकर मेरे घर आ जाए। अगले दिन जैसे ही मैंने अपने पिता से अनीता का जिक्र किया, वह मेरे मुंह से किसी लड़की का नाम सुनकर हैरान रह गए। मैंने उन्हें अपने और अनीता के बारे में सब कुछ बता दिया था। पहले तो वह बहुत चुपचाप सुनते रहे, लेकिन उसके बाद जो जवाब उन्होंने दिया वह मेरी उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ था। उन्होंने इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, उनकी सारी संपत्ति का वारिस हूँ। ऐसे में मेरी शादी किसी अनाथ लड़की से कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि लड़की भी मेरे बराबर की होनी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं अनीता को भूल जाऊं, क्योंकि मेरी उससे शादी कभी नहीं हो सकती। अपने पिता का ये जवाब सुनकर मैं पत्थर बनकर रह गया। वह ऐसे कैसे मना कर सकते थे, जब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अनीता कहाँ से आई है, तो उन्हें इस बात से इतना फर्क क्यों पड़ रहा था। मैं तो अनीता से वादा कर चुका था कि मैं पूरी जिंदगी उसका साथ निभाऊंगा। अब मैं उसे जाकर ये कैसे बताता कि मेरे पिता ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। उसे छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वह लड़की कुछ ही समय में मेरी जिंदगी बन चुकी थी और मैं उसके बिना अपने आप को अधूरा महसूस करता था। मैंने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह एक बार अनीता से मिल ले, वह बहुत अच्छी लड़की है और उन्हें भी पसंद आएगी। लेकिन वह तो इस बात के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे अनीता और उनमें से किसी एक को चुनना होगा। अगर मैंने अनीता का साथ चुना तो मुझे अपने पिता को हमेशा के लिए खोना पड़ेगा। लेकिन मैं दोनों को ही खोना नहीं चाहता था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अमर मेरा बचपन का दोस्त मेरी हर बात और हर परेशानी जानता था। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई। वह भी काफी चिंतित था। उसका भी यही कहना था कि अगर मेरे पिता ने एक बार इनकार कर दिया है तो उन्हें मनाना बहुत मुश्किल होगा। इन दिनों मैं मंदिर में जाकर घंटों घंटों बैठकर अपनी मोहब्बत के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। शायद भगवान को मुझ पर तरस आ ही गया था। मेरे पिता आखिरकार एक बार अनीता से मिलने के लिए तैयार हो गए थे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने अनीता को सारी बात समझा दी थी कि उसे मेरे पिता की किसी भी बात का विरोध नहीं करना है, उनकी हर बात में सहमति जतानी है। मुझे पूरा यकीन था कि अगर एक बार अनीता मेरे पिता को पसंद आ गई तो उनका इनकार हमें बदल जाएगा। अनीता को अपने पिता से मिलवाने के लिए मैं उसे दफ्तर ले आया था और फिर वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अनीता से मिलने के बाद मेरे पिता भी उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जब मैंने अमर को ये खुशखबरी सुनाई तो वह ये सुनकर काफी हैरान हुआ। उसने पूछा कि आखिर अनीता और मेरे पिता के बीच ऐसी कौन सी बात हुई थी जिसने मेरे पिता का मन बदल दिया। जिस इंसान ने अपने बेटे के लाख कहने पर इनकार कर दिया था, वो अनीता से मिलते ही इतनी जल्दी कैसे राजी हो गए। अमर ने मुझसे कहा कि मैं अनीता से इस बारे में बात करूं और उससे पूछूं कि मेरे पिता और उसके बीच क्या बात हुई थी। जब मैंने अनीता से पूछा तो उसने मेरी इस बात का जवाब देने से बचते हुए कहा कि कोई खास बात नहीं हुई थी। उसने वही किया था जैसा मैंने उसे कहा था। मेरे पिता की बातों में सहमति जताई और उनकी बातों का मान रखा। शायद यही बात उन्हें अच्छी लगी होगी। मैं तो अपनी खुशी में सब कुछ भूल चुका था, जबकि अमर इस बात से संतुष्ट नहीं था। उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं पहले ये पता लगाऊं कि मेरे पिता के यहाँ कहने के पीछे क्या कारण है, लेकिन मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मेरी मोहब्बत मुझे मिलने जा रही थी और मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए था। मैंने सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया और किसी बात पर ध्यान नहीं दिया कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। थोड़े ही दिनों में शादी की तारीख तय हो गई। मेरी और अनीता की शादी उसी मंदिर में होने वाली थी जहां मैंने पहली बार उसे देख था। ये मेरी खास इच्छा थी। सारे इंतजाम हो चुके थे। मैं और अनीता दोनों मंदिर में मौजूद थे। सारे मेहमान भी आ चुके थे, लेकिन मेरे पिता का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। वे कहाँ चले गए थे ये कोई नहीं जानता था। सब लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, उन्हें फोन किया, लेकिन उनका फोन बंद था। पंडित जी का कहना था कि शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा है और ऐसे में ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता। सबके कहने पर शादी की रस्में शुरू हो गई थी।
क्योंकि अगर अब शादी नहीं होती तो फिर अगले 5 महीनों तक कोई तारीख नहीं थी। मुझे मजबूरी में अपने पिता की गैर मौजूदगी में ही शादी की सारी रस्में करनी पड़ी थी। मेरी मोहब्बत अनीता हमेशा के लिए मेरी हो गई थी। आज वह मेरे सामने मेरी पत्नी के रूप में मौजूद थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए। मैं भी अपनी पत्नी को लेकर जब घर वापस आया तो सबने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया, लेकिन मेरे पिता घर में मौजूद थे। उन्हें घर में देखकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने अपने इकलौते बेटे की शादी में हिस्सा नहीं लिया था। आखिर ऐसा क्यों किया? क्या वे अभी तक इस शादी से खुश नहीं थे? जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, इसलिए वे शादी में नहीं आ सके। इसी वजह से वे घर आ गए थे। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को ढेरों दुआएं दी थी और फिर हम दोनों अपने कमरे में आ गए थे। आज की रात मेरे लिए बहुत खास थी। वह लड़की जिससे कल तक मैं सिर्फ मोहब्बत करता था, आज मेरी पत्नी बनकर मेरे कमरे में मौजूद थी। वह जितनी खूबसूरत लग रही थी, मैं खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और एक नौकरानी दूध के गिलास लेकर आई। वो गिलास देकर चली गई। मैंने जल्दी से गिलास उठाया और दूध पी लिया, क्योंकि मैं अपना एक भी कीमती पल बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी पत्नी के करीब जाने लगा, अचानक मेरा सिर भारी होने लगा और उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरी पत्नी कमरे में नहीं थी। मैं उठकर नीचे गया तो देखा कि वह मेरे पिता के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई थी। मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि रात को मेरे साथ अचानक ऐसा क्या हुआ था। कमरे में जाकर जब मैंने अपनी पत्नी से इस बात में पूछा तो उसने कहा कि उसे भी समझ नहीं आया कि मुझे क्या हुआ था। वो कहने लगी कि मैं अचानक बिस्तर पर लेटकर सो गया था और उसने मुझे जगाना ठीक नहीं समझा था। मुझे लगा कि शायद शादी के हंगामे और थकान के कारण मेरी नींद ऐसी हो गई होगी, इसलिए मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। जैसे ही मैं अपनी पत्नी के करीब जाने लगा, अचानक मेरी आंखें बंद हो गई और मैं गहरी नींद में चला गया। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था। जब से शादी हुई थी तब से यही हो रहा था। मैं अपनी नींद पर काबू नहीं रख पा रहा था और इस बात पर मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था। दिन के समय मेरी पत्नी घर के कामों में लगी रहती थी। जब भी मैं बाहर से घर वापस आता तो वो मेरे पिता के साथ बातों में मशगूल होती या फिर उनके कमरे में होती। मैं अपनी ही पत्नी के करीब नहीं जा पा रहा था और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इसी वजह से मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा था। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, मुझसे सहा नहीं गया और मैंने ये बात अपने दोस्त अमर को बताई। मुझे पता था कि उसके पास इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होगा। मेरी पूरी बात सुनने के बाद अमर ने जो कहा वह मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अमर का कहना था कि उसने पहले ही मुझे इस बारे में समझाने की कोशिश की थी। उसने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरी पत्नी अनीता बेहद खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती से कोई भी प्रभावित हो सकता है। उसने ये भी कहा कि मेरे पिता ने मेरे लाख कहने पर भी शादी के लिए हाँ नहीं की थी, लेकिन अनीता से मिलते ही उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। अमर ने ये भी कहा कि अनीता का मेरे पिता के साथ हर समय रहना और उनके साथ इतनी घुल मिलकर रहना कुछ अजीब सा था। मैं अमर की बात समझ चुका था कि वह क्या कहना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता था। नीता मेरी पत्नी थी और वह मुझसे प्यार करती थी। वही मेरे पिता थे। मेरे पिता भी तो मेरी माँ से बेहद प्यार करते थे और मुझसे भी पिताजी ने कम प्यार नहीं किया था। मैं अनीता के धोखे के बारे में तो सोच सकता था, लेकिन अपने पिता पर कभी शक नहीं कर सकता था। मेरे पिता ने मेरी माँ से इतना प्यार था कि उनके जाने के बाद इतने सालों तक उन्होंने किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। फिर वो अपनी ही बेटी की पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? अमर जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था मैं वैसा सोच भी नहीं सकता था। और फिर उसी बात को वजह बनाकर मैंने अपने इतने दिनों का गुस्सा और सारा आक्रोश अपने सबसे प्यारे दोस्त अमर पर निकाल दिया था। मैंने उससे कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी और मेरे पिता के बारे में ऐसा सोचने कि मैंने उसे मारना शुरू कर दिया था, जबकि वो लगातार अपना बचाव कर रहा था। उस दिन मेरा अमर के साथ अच्छा खासा झगड़ा हो गया था। मैं गुस्से में घर लौट आया,
लेकिन उसकी बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं ना चाहते हुए भी इस बारे में सोचने लगा था और फिर मैंने तय कर लिया कि मुझे अब क्या करना है। मुझे घर में हर चीज बहुत बुरी लग रही थी। दिल चाह रहा था हर चीज को तहस नहस कर दूं, लेकिन मैंने ठान लिया था कि जो भी कहानी है, जो भी राज्य है, मैं उसे जानकर रहूंगा और बहुत जल्दी उसकी तह तक पहुंच जाऊंगा कि ये सब के पीछे असल वजह क्या थी। फिर उस दिन के बाद से मैंने अपनी नजरें रखनी शुरू कर दी। अब जो नौकरानी दूध देती थी, मेरी पत्नी मुझे वो दूध पीने पर मजबूर करती थी। मैं समझ चुका था कि उस दूध में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से मुझे नींद आ जाती थी। मैं अपनी पत्नी से बचाकर वो दूध बाहर फेंक देता और खाली गिलास वहीं रख देता। मेरी पत्नी को यही लगता था कि मैंने वो दूध पी लिया है और मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट जाता था। मेरी पत्नी यही समझती थी कि दूध पीने की वजह से मैं सो गया हूँ। और फिर जैसे ही आधी रात गुजरती, मेरी पत्नी कमरे से गायब हो जाती और पूरे कमरे में मुझे कहीं नहीं दिखाई देती। जो कपड़े उसने पहने होते वह भी कमरे में फेंके होते। कुछ दिनों तक तो मैं ये सब देखता रहा और सहता रहा, लेकिन फिर आखिरकार मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई और मैंने अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा। मेरे पूछने पर वह हैरान रह गई। मैंने उससे कहा, मुझे सच सच बताओ कि रात को तुम कहाँ होती हो, और ये सब जो शादी के बाद हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी बुरी तरह घबरा गई थी और मुझसे झूठ बोल रही थी। वो यही कहती कि उसे कुछ याद नहीं है, या फिर ये कह देती कि तुम्हें धोखा हुआ है, भरम हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पत्नी उल्टा मुझे ये कहती थी कि जब से शादी हुई है मुझे पता नहीं क्या हो गया है। कभी मैं उल्टी सीधी बातें करने लगता हूँ, कभी अचानक सो जाता हूँ और कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता हूँ। वह यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वह रात को कमरे में नहीं होती, बल्कि मेरी आंखों देखी पर भी उसने मुझे झूठा साबित कर दिया था, ये कहते हुए कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वह तो उसी कमरे में होती है। मुझे याद था कि शादी से पहले मैं हमेशा कहता था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या यही मेरी मोहब्बत है। जब से शादी हुई है, एक बार भी मैंने उसे अपनी मोहब्बत का एहसास नहीं दिलाया। हर रात बेखबर नींद सो जाता था और सुबह उठकर उसे आरोपित करता था। अब मैं समझ चुका था कि मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। वह अपनी गलती छुपाने के लिए सब कुछ कह रही है और अब मैंने भी तय कर लिया था कि उसे रंगे हाथ पकड़ा ताकि उसके पास कोई बहाना ना रहे। अब मैं इस बारे में सोचने लगा था कि कहीं सच में अमर जो कहता था वह सही तो नहीं था। कहीं मेरे ही घर में मुझे धोखा तो नहीं दिया जा रहा था। मुझे अनीता से ये उम्मीद नहीं थी और साथ ही अपने पिता से भी। और फिर उस दिन के बाद से मैंने अपनी पत्नी की जासूसी करनी शुरू कर दी। अगली रात जैसे ही आधी रात को वो कमरे से बाहर गई, मैं उसके पीछे गया और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी पत्नी आधी रात को मेरे पिता के साथ घर से बाहर जाती है। इसका मतलब था कि अमर बिल्कुल सही कहता था। मेरे अपने ही पिता और मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया था। मेरे पिता भी उस लड़की की सुंदरता के आगे सब कुछ भूल गए थे। यह तक भूल गए थे कि वह उनके बेटे की पत्नी है और मेरी पत्नी ने मुझे अपनी प्रेमिका नहीं बल्कि केवल पैसे के लिए चुना था। उसने पैसे के लालच में मेरे पिता को अपने जाल में फंसा लिया था और अब मुझे सारी कहानी समझ में आ गई थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके करीब आऊं, इसलिए रोज रात को मेरे दूध में कुछ मिलाकर मुझे गहरी नींद में सुला देती थी और फिर वह मेरी नींद का फायदा उठाकर कमरे से बाहर निकल जाती थी और मेरे पिता के साथ घर से बाहर चली जाती थी। वह दोनों कहाँ रात बिताते थे, मैं इस बारे में नहीं जानता था। मैंने अपना सामान उठाया और घर से बाहर निकल पड़ा। आधी रात को जब सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे, मुझे एक पल भी शांति नहीं मिल रही थी। ये सोच सोचकर मेरा दिमाग और उलझ रहा था कि शादी की पहली रात से ही वह मुझे धोखा दे रही थी और हर रात मेरे पिता के साथ बाहर जाकर रात बिताती थी। यह बात मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर थी। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं उस बेवफा लड़की को जान से मार दूंगा। मैं अपने घर से बाहर निकला और मैंने उन दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया। अमर बिल्कुल सही कहता था। मुझे उसी समय ये सोचना चाहिए था कि मेरे पिता ने अनीता को देखकर इस शादी के लिए हाँ क्यों कर दी थी, जबकि मेरे लाख कहने पर भी वो राजी नहीं हो रहे थे। इसका मतलब ये था
कि अनीता को पहली बार देखकर वे उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो गए थे और उन्होंने यही सोचा था कि वह उसे मेरी पत्नी बनाकर घर ले आएंगे और फिर उनका सपना पूरा हो जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पिता इस हद तक जा सकते हैं। वे दोनों जिस गाड़ी में थे, मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जब वह गाड़ी मंदिर के बाहर रुकी तो मुझे हैरानी हुई कि आखिर उन्होंने गाड़ी मंदिर के बाहर क्यों रोकी थी। फिर तुरंत मेरी पत्नी और मेरे पिता दोनों गाड़ी से बाहर निकले। मेरी पत्नी मंदिर के अंदर चली गई, जबकि पिता बाहर खड़े रहे। कुछ देर वहां रुकने के बाद मैं चुपके से मंदिर के अंदर अपनी पत्नी के पीछे चला गया था और जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरी पत्नी पूजा में व्यस्त थी और पूरी रात उन्होंने वही बिताई थी। मैं चुपचाप घर वापस लौट आया था और फिर अगली रात मैंने फिर से उनका पीछा किया। वे हर रात मंदिर जाते थे, मेरी पत्नी पूजा करती थी, जबकि मेरे पिता बाहर खड़े होकर इंतजार करते थे। आखिर इसके पीछे क्या कारण था? मैं पूरे सच को जानना चाहता था, क्योंकि अब मेरी सहन शक्ति का अंत हो चुका था। फिर तीसरे दिन जब मैंने उनका पीछा करते हुए मंदिर तक पहुंचा तो मैंने अपने पिता के सामने आकर पूछ ही लिया कि वे दोनों यहाँ क्यों आते हैं। आज उन्हें मुझे पूरा सच बताना होगा। अगर वे यहाँ पूजा करने के लिए आते थे तो इसमें मुझसे छिपाने वाली कौन सी बात थी? मेरे पिता ने मुझे मेरे अतीत की वह सच्चाई बताई जो मैं अब तक नहीं जानता था। उन्होंने बताया कि मेरी माँ की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। मेरे पिता ने उनसे प्रेम विवाह किया था। यही वजह थी कि उनके सारे परिवार वाले मेरी माँ के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने मेरी माँ पर ऐसा जादू किया था जिसके कारण मेरी माँ की मौत हो गई थी। और उनकी मौत के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने मेरे पिता और मुझे भी एक खतरनाक जादू किया था, जिसके कारण मेरे पिता चाहकर भी मंदिर में कदम नहीं रख सकते थे और न ही किसी पूजा में भाग ले सकते थे। इसके अलावा जो जादू मुझ पर किया गया था उसके मुताबिक अगर मैं कभी भी किसी लड़की के पास जाता तो मेरी मौत हो जाती। उन्होंने ये सब इसलिए किया था ताकि हमारे घर का कोई वारिस ना हो सके और न ही हमारा परिवार आगे बढ़ सके और मेरे पिता की सारी संपत्ति उन्हें मिल जाए। इसके साथ ही यह भी कि मेरे पिता ने परिवार की लड़की को छोड़कर मेरी माँ से शादी कर ली थी। यही वजह थी कि मेरे पिता किसी से भी मेरी शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब अनीता उनसे मिलने के लिए गई थी और अनीता ने उन्हें अपनी सच्ची प्रेम का विश्वास दिलाया तो मेरे पिता ने उसे सारी सच्चाई बता दी और यही पूछा कि क्या वह सच में मुझसे प्रेम करती है और मुझे इन सब से मुक्त करने के लिए उनका साथ देगी। अनीता ने मेरे प्यार में हाँ कह दिया था और इसी कारण मेरे पिता इस शादी के लिए राजी हो गए थे। शादी के बाद से अनीता मुझे अपने पास नहीं आने देती थी और हर रात मेरे पिता के साथ मंदिर आकर पूजा करती थी ताकि वह इस जादू को जो हमारे साथ किया गया था उसे खत्म किया जा सके। और आज वह पूजा की आखिरी रात थी। आज की पूजा के बाद वह जादू हमेशा के लिए हम दोनों से खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम अपनी जिंदगी शांति से जी सकेंगे। उन्होंने यही सोचा था कि जब ये काम पूरा हो जाएगा तभी वह मुझे इस बारे में बताएंगे, लेकिन मुझे पहले ही सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। अब मैं हर तरह के बुरे प्रभाव और बुरी शक्तियों से मुक्त था और अब मैं अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी सकता था। इस समय मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अमर की बातों में आकर अपनी पत्नी और पिता पर शक किया था, जबकि वे दोनों तो मेरी जिंदगी को सही करने में लगे हुए थे। अब मुझे समझ आया था कि यही वजह थी कि मेरे पिता किसी भी पूजा में शामिल नहीं होते थे, यहाँ तक कि वे मेरी शादी में भी शामिल नहीं हुए थे। मैंने अपने पिता और पत्नी दोनों पर शक करके बहुत बड़ा पाप किया था, जबकि वह तो मेरी और मेरे परिवार की भलाई के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। अब हम पर से सारे बुरे प्रभाव हट चुके थे और हम अपनी जिंदगी खुशी से जी सकते थे। मैंने दोनों से माफी मांग और हम घर वापस लौट आए। फिर अगला दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का था, क्योंकि मैंने अपनी प्यार को पा लिया था और मेरी जिंदगी पूरी हो गई थी। कभी कभी हम पूरी सच्चाई जाने बिना ही अपनों पर शक करते हैं, मगर हमें एक बार उनकी बात भी सुन लेना चाहिए जो हमसे प्यार करते हैं और उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।